स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। तो आज हम पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोगों को बता दें एक बार कि यह जो मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये इलेक्ट्रीशियन के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका सीरीज़ जो है बेनिफिशियल होगा। और इस सीरीज़ में आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर जो पिछली बार पूछे गए हैं और जो कई बार पिछली बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि इस सीरीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। आप लोग पूरे सीरीज़ को लास्ट तक देखिएगा। पूरे सीरीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। आप लोग भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा आप सभी लोग नोट करेंगे। नोट करके फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि उन सब चीज़ों को लेक्चर ओवर होने के बाद रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस सीरीज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम जैसे कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताया जाता है, आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आप लोग आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो दूर दराज क्षेत्र में गांव में रहते हैं अगर उनको पढ़ाई अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो भी इस फील्ड में पीछे ना रह पाएँ, उनको भी एक बेहतरीन शिक्षा लेने का मौका मिल सके और वो भी अपने एक बेहतर भविष्य को नई डायरेक्शन दे सकें, नई दिशा दे सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सब कुछ समझते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये सभी इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि किसी भी सामग्री मीन्स मटेरियल की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई यानी यूनिट पूछा है। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? रजिस्टिविटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? रो। ठीक, तो इसका यूनिट पूछा है कि किसी भी मटेरियल में जो मटेरियल की विशिष्ट प्रतिरोध होती है उसकी इकाई क्या होगी। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं पिछली कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बार बार मैं बताया हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला हम क्या बताए थे आपको? R = ρL/A बताए थे इसको कि ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट किया जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो मैं जितनी बार भी डिस्कस किया हूँ इस फार्मूले को तो अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर के आया हूँ, अलग अलग तरीके से समझाया हूँ आपको। तो यहाँ भी एक अलग तरीके से ही पूछा गया है, जबकि इसको मैं बता चुका हूँ। इसका यूनिट आप सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रजिस्टिविटी का यूनिट पूछा है। ठीक है, रजिस्टिविटी का यूनिट पूछा है।
तो क्या हो सकता है रजिस्टिविटी का यूनिट? ऑप्शन दिया है, आप लोग गेस कीजिए क्या है? ओम, बी बीटा, सी ऑप्शन क्या है? ओम सेंटीमीटर, डी ऑप्शन क्या है? ओ सेंटीमीटर पर ओम। तो देखिए इसका क्या होगा, रजिस्टिविटी हमको निकालना है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का मात्रक निकालना है, तो इसको हम लोग रजिस्टिविटी में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इस ए को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल होगा। इसको ए को यहाँ भेज दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है? ये रजिस्टिविटी। तो इस एल को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? आर ए अपान एल बराबर रो होगा कि नहीं होगा? ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, अगला स्टेप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है पॉइंट। यहाँ पर देखिए क्या है? आर रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखिए या फिर मीटर लिखिए, ठीक है। चलिए मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है? लेंथ। लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या होता है इसका यूनिट? मीटर होता है। अब यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ओम मीटर, ठीक। तो ये हमारा रजिस्टिविटी का तो यूनिट निकल गया, और ये जो रजिस्टिविटी है उसका यूनिट निकल गया। लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ओम मीटर? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको? ओम सेंटीमीटर दिख रहा है। तो मीटर को हम लोग, ये जो दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं दूरी को, तो हम यहाँ पर मीटर के जगह पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फाइनली? हमारा जो मात्रक आएगा रजिस्टिविटी का, वो क्या मिलेगा? रजिस्टिविटी का मात्रक ओम सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी इज़ करेक्ट। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछली अपने 3 सेशन में हर बार डिस्कस किया हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन तैयार भी हो गया होगा और रट भी गया होगा माइंड में। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। किसी भी सामग्री या मटेरियल, सामग्री का मतलब मटेरियल, की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट, मात्रक। तो क्या होगा इसका यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए ओम, बी ऑप्शन क्या है? बीटा, सी ऑप्शन क्या है? ओम सेंटीमीटर, डी ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर पर ओम है। तो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रजिस्टिविटी के नाम से। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं? रजिस्टिविटी, ठीक। इतना क्लियर। अब अगले स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें रजिस्टिविटी की बात हुई है? तो हमारे माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक किया कि ये ऐसा फार्मूला है जिसमें रजिस्टिविटी की बात की गई है। कौन सा फार्मूला? R इज टू रो एल अपान ए। ये फार्मूला जो है जिसमें हमको रजिस्टिविटी पता होता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस R को इस रजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे, इस R को रजिस्टिविटी में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या किए? A को इधर मल्टीप्लाई करा दिए। मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिला? R इंटू ए इज टू रो इंटू एल। अब यहाँ से हमको रजिस्टिविटी पता करना था, तो इस L को, ये L जो था, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर दिया और यहाँ आकर के क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। L को जब हम लोग पक्षांतर किए तो यहाँ आकर के क्या किया? ये डिवाइड कर गया। तो क्या बन गया? आर ए इंटू एल। अब सारा प्रोसेस तो हमको मिल गया, सारा प्रोसेस हम लोग जो करना था कर चुके। तो रजिस्टिविटी बराबर हमको क्या मिल गया? आर ए इंटू एल। अब हमको फाइनली स्टेप पता करना था कि यूनिट क्या होगा।
तो जो जो हमको पता था सबका मात्रक हम लोग लिख लिए। ठीक, तो रेजिस्टेंस का मात्रक हमको पता था कि ओम होता है, तो ओम लिख लिए। ठीक, उसके बाद हमको एरिया का मात्रक पता था, क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिए। और जो लेंथ होता है, लंबाई जो होता है, वो क्या होता है, मीटर में होता है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ से देखें कि 1 मीटर यहाँ है और यहाँ पर डबल मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर से हम लोग 1 मीटर को कैंसिल कर दिए, तो क्या मिल गया हमको, ओम मीटर। ये ओम मीटर क्या हो गया, रजिस्टिविटी का मात्रक हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में मात्रक दिया हुआ है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंटीमीटर भी तो हमारा डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। ठीक, लेंथ का ही मात्रक है, सेंटीमीटर कॉमा मीटर कॉमा मिलीमीटर, ये सब हमारे क्या हैं, दूरी के मात्रक हैं। तो जिस यूनिट में हमको कन्वर्ट करना था कन्वर्ट कर दिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर दिए कि मीटर में नहीं दिया है तो सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में चेंज किए तो क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर हमको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको साफ सुथरा बना करके नोट्स लिखिए और बराबर आप लोग पेज पलट करके रिवाइज करते रहिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम में मिलेगा, जब आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे जब दिखेगा, तो आप लोग बहुत ही खुश होकर के ऑप्शन मारेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस में से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको समझ में आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसमें भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा करेंट 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य मीन्स पावर में कितनी वृद्धि होगी। यानी क्या कह रहा है कि आई को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें 8% तो पावर में कितना परसेंट वृद्धि होगा, पावर में कितना परसेंट वृद्धि होगा, ये पूछा है। ठीक, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन आपको देख करके थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और यहाँ पर आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो पेन कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब में धारा करेंट 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में कितनी वृद्धि होगी। तो आप लोग, कुछ लोगों को पता भी होगा कि जो करंट अगर बढ़ गया 8% तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले ये फार्मूला आ रहा होगा कि जो P होता है, P = V × I, ये फार्मूला आपको आ रहा होगा। तो सर यहाँ से हम P जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यानी कि करंट हमारा 8% बढ़ेगा तो पावर 8% बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। तो कैसे होगा सर, इसको बताइए आप। देखिए ये हमारा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब हमारा वोल्टेज हो, जो ये वोल्टेज है V का मान कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म हो, तभी हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे अभी कोई भी चीज़ हमारा दिया हुआ है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, अब मैथमेटिकल में थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ नहीं, हम समझने के लिए इसको लिखे हैं, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझने के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। ठीक, तो अब हम लोग जब क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करते थे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते थे, समानुपाती साइन को हटाते थे, तो क्या होता था, वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता था और ये क्या हो जाता था, A हमारा इक्वल में कन्वर्ट हो जाता था। यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में जब हम लोग कन्वर्ट करते थे तो एक कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता था। तो यानी कि A कांस्टेंट टर्म, ये B। तब जब हमारा K कांस्टेंट होता था तब ये A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता था। यानी कि A जितना चेंज होगा उतना ही B चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। ठीक, इसको देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। आइए
अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि यदि किसी बल्ब में करंट का मान तब इंक्रीज होगा जब वोल्टेज हमारा चेंज होगा, ठीक है। यानी कोई बल्ब है, बल्ब मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक। तो इसमें जो है करंट आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई हमारा तब बढ़ेगा जब हमारा वी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा करंट किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यानी वोल्टेज जितना चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा करंट चेंज होगा। देखिए कैसे होगा ये। तो जैसे अब हम लोग समझते हैं कि बिना वोल्टेज इंक्रीज किए करंट को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, पावर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक। तो यानी पावर जो है इन सब पे, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेकिन अब यहाँ पर रजिस्टेंस की बात की जाए तो रजिस्टेंस हमारा किसी भी सर्किट की बात की जाए तो वहाँ पर कांस्टेंट ही होता है। किसी भी सर्किट में रजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी सर्किट हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर उसमें रजिस्टेंस आर प्रेजेंट है तो वो रजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगी। ये पॉइंट लिखने वाली है, इसको आप लोग लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक। तो रजिस्टेंस की वैल्यू जो है जब चेंज कब होगा, रजिस्टेंस की वैल्यू क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी वायर, मान लीजिए हम कंडक्टर है ये, ठीक है। कंडक्टर हम कह दिए कि आपके पास कोई कंपनी है जो तार बनाती है, ठीक है, कंडक्टर बनाती है। तो कंडक्टर बनाते समय आप क्या करते हैं कि उसका कुछ न कुछ मेज़रमेंट होगा कि आर हमारा इतना, रजिस्टेंस हमको, रजिस्टेंस की वैल्यू समथिंग कुछ रखनी है, मान लीजिए 8 ओम, ठीक। मटेरियल हमको कौन सा यूज करना है, मान लीजिए मटेरियल जो है कॉपर का यूज करना है, ठीक, कॉपर का यूज करना है। और उसका लेंथ हमको मान लीजिए 8 मीटर रखना है। तो ये कब करते हैं, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसी समय सब कुछ हम पता लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कंडक्टर है वो डिज़ाइन करने से पहले ही हमको पता होना चाहिए कि हमको किस रेटिंग की कंडक्टर को डिज़ाइन करना है। तो कंडक्टर की जो रजिस्टेंस होगी वो डिज़ाइन के समय ही हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार बन गया कोई कंडक्टर तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार अगर बन गया तो हम रजिस्टेंस के मान को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमको रजिस्टेंस का मान चेंज करना होगा तो हमें लेंथ भी चेंज करनी होगी, ठीक, मटेरियल भी चेंज करना होगा, तो काफ़ी चीज़ें चेंज करनी होगी। इसलिए अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, एक बार डिज़ाइन हो जाता है तो उसका रजिस्टेंस, मटेरियल और लेंथ कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक। तो अगली बात पे हम लोग चलते हैं। इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे हम लोग नहीं आए हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी देखिए कितने मज़ा आने वाला है आपको। बस अभी कॉन्सेप्ट जो हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सिखा रहे हैं। इन सब कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव भी हम लोग अभी करेंगे, ठीक। तो आइए जैसे देखते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हम सर्किट बना देते हैं, इस पे सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट आई हमारा जा रहा है, रजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होता है, V बाई आर, ओम का नियम, ये भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ से आई हमारा क्या निकलेगा, V का मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 रख दिए हैं। रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम, 5 रख दिए। भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट का मान जो है आई बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक। अब उसके बाद अगर यहीं पे हम लोग वोल्टेज का मान 20 वोल्ट कर दें, यानी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दें, तब करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आई बराबर V बाई आर, V का मान 20 वोल्ट रख दिए, रजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है 5,
ठीक, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एम्पियर। यानी कि वोल्टेज जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी 10 जब था, 10 वोल्ट पे हमको 2 एम्पियर करंट मिल रहा था, वहीं पे अगर हम लोग वोल्टेज को 20 वोल्ट कर दिए तो कितना मिल रहा है, 4 एम्पियर। यानी जो करंट हमारा, यहाँ से समझ में आता है फाइनली कि जो करंट हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, यहाँ पर रजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, रजिस्टेंस की वैल्यू 20 वोल्ट के लिए भी उतना है, रजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर 10 वोल्ट के लिए भी उतना ही था। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि रजिस्टेंस जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है और वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज होता है, तो करंट की मान भी चेंज होती है। यानी यहाँ से हमको क्या मिला, V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के है। ठीक, यानी कि वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है तो करंट भी हमारा चेंज हो रहा है। अब अगली कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी चीज़ हम लोग बातों बातों में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और एग्ज़ाम में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको लेक्चर देख करके पता चल रहा होगा कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज और टेक्निक यहाँ पर मिल रही है, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा होगा। तो आइए हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। यानी कि अब हम यहाँ से सीखें कि R तभी बदलेगा जब फिलामेंट का लेंथ या क्षेत्रफल बदलेंगे। यानी कि फिलामेंट है, यानी विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है उसकी अगर लेंथ को हम लोग चेंज करें या फिर एरिया को चेंज करें तभी हमारा जो है रजिस्टेंस चेंज होगा। यानी कि जब बल्ब बनता है तो उसका रजिस्टेंस हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, उसकी एरिया को हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, और लेंथ को भी हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड यानी डिजाइनिंग के बाद जब हमारा बल्ब फाइनली तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग ना ही लेंथ को चेंज कर सकते हैं, ना ही एरिया को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना ही रजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा रजिस्टेंस है, लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी, इन्हीं पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, क्या, R बराबर ρL/A। यानी कि जब हम लेंथ को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे तभी तो हमारा रजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा, तभी तो रजिस्टेंस हमारा चेंज होगा। अगर ये हमारा चेंज नहीं होगा तो रजिस्टेंस कहाँ से चेंज होगा। तो फाइनली यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि जब हम लोग किसी भी फिलामेंट या किसी भी वस्तु में जो है कि अगर उसका रजिस्टेंस एक बार डिज़ाइन हो गया तो उसको हम लोग ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी चेंज नहीं कर सकते। फाइनली कहने का मतलब ये है। तो रजिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। और चेंज करना होगा तो वो हम लोग डिज़ाइन जब बनाते हैं, इंडस्ट्री में जब बनता है कोई भी डिवाइस, उसी समय हमको पता करना होता है, उसी समय हमको अनुमान मिल जाता है, उसी समय हमको मिल जाता है कि हमको कितना रजिस्टेंस चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर एक बार बन गया तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि R तभी बदलेगा जब उसकी लेंथ और एरिया चेंज होगी। तो इससे हमको फाइनली क्या सीख मिली कि जो रजिस्टेंस है वो हमारा किसी भी सर्किट हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सर्किट हो, रजिस्टेंस हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमारी जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पावर कंज्यूम का जो फार्मूला होता है, पावर कंज्यूम सामर्थ्य, ठीक, पावर कंज्यूम जो होता है P इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, I²R होता है। P के कई फार्मूला होते हैं, तो वो हमारा जो है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फार्मूला को अप्लाई करते हैं। P इज इक्वल टू हमारा I²R होता है। एक फार्मूला और होता है P का, क्या, P इज इक्वल टू V²/R। ठीक, ये हमारे P के फार्मूले हैं पावर के। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि धारा यानी करंट का मान बढ़ाएंगे तो हमारा पावर कंज्यूम में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चेंज होने वाला है। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आप लोग देखते रहिए और आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ सीखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पावर का फार्मूला क्या मिला, P = I²R, यानी कि अगर पहली चीज़ कि हम लोग करंट क्या निकाले थे, करंट हम लोग निकाले थे जो रेजिस्टेंस था 10 वोल्ट के लिए हमारा करंट कितना मिला था, 2 एम्पियर मिला था, और वहीं पे 20 वोल्ट कर दिए थे तो कितना मिल रहा था, 4 एम्पियर, ठीक है, मिल रहा था। अब यहाँ से P = I²R, यहाँ से अब देखने वाली बात है कि जब 10 वोल्ट रखते थे तो 2 एम्पियर मिलता था, यानी I की जगह पर हम लोग 2 रखते हैं और ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं, इनटू रजिस्टेंस हमारा उसमें कितना था, 5 ओम था, 5 ओम था सर्किट में, जो हम लोग सर्किट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ से हमको पावर का समझ में आएगा क्या मिलता है। यहाँ से पावर हमको कितना मिलेगा, 2 दूना के 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 5, 4 पंचे 20, यानी 20 वाट पावर हमको कितना मिला, 20 वाट। अब दूसरी पॉइंट देखते हैं, जब करंट का मान हम लोग 4 एम्पियर रखेंगे, 4 एम्पियर रखेंगे, यानी कि I की जगह पर 4 रखेंगे तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, फार्मूला में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, ठीक, इनटू रजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है वही है, ठीक। तो कितना मिल रहा है हमको, 4 चौको 16, 16 पचे 80 वाट, यानी यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 80 वाट। तो देखिए जब हम लोग करंट का मान 2 एम्पियर रखें तो 20 वाट मिला, वहीं पे हम लोग करंट का मान जब 4 एम्पियर रखें तो कितना मिला, 80 वाट। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि जो पावर है, जो हमारा पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, I² के। क्यों, यहाँ पर P का फार्मूला हम लोग क्या लगाए हैं, P = I²R, तो R हमारा क्या है, सबके लिए कांस्टेंट है, 5 ओम, R हमारा कांस्टेंट है, R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, R हमारा चेंज नहीं हो रहा है, R नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या हुआ, जब हम लोग क्या अभी बताए थे कि जब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B होता है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यानी क्या आ जाता है, A = कांस्टेंट K B, ठीक। तो ये K जो है हमारा कांस्टेंट है, उसी तरह से इस वाले फार्मूले में हमारा R क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे पावर को हटा करके, यानी कि इक्वल को हटा करके, तो P प्रोपोर्शनलिटी I² हो जाएगा, यानी P जो है समानुपाते I के स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये चीज़ आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो है थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से हम लोग सीखेंगे। अभी देखिएगा कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब हम इसको मिटाते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² मिल गया है, ठीक। अब उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। आराम आराम से आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, इतना ही उम्मीद है हमें। जो लोग मन लगा करके यहाँ पर लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं वो एग्ज़ाम में भी बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा साथ में, ठीक है। तो अब हम लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I के स्क्वायर, ठीक। तो पावर हमारा पहला देखिए एक चीज़, यहाँ पर हम लोग को पावर कितना मिला था पहले, जब 2 एम्पियर रखे थे तो यहाँ से हमको पावर कितना मिला था, 20 वाट मिला था, यानी P1 का मान कितना मिला था, 20 वाट। उसी तरह से अगर हम लोग P2 हमारा कितना मिला था, जब 4 एम्पियर रखे थे पावर का मान, करंट का मान, तो कितना मिला था, 80 वाट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसको देखे हैं, पावर हमको P1 कितना मिला था, 20 वाट। ये कब मिला था, जब करंट का मान 2 एम्पियर था और रेजिस्टेंस 5 था, 5 ओम। और P2 का मान 80 वाट कब मिला, जब करंट को हम लोग 4 एम्पियर किए और रेजिस्टेंस का मान कितना किए, जो हमारा 5 ओम था वो कांस्टेंट था, यानी रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट था। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि P1 अपान P2 बराबर I1 अपान I2 का होल स्क्वायर, यानी कि P जो है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² वाला फार्मूला लगा दिए। पावर हमारा 2 निकला हुआ है, एक P1 निकला हुआ है, एक P2 निकला हुआ है। तो यहाँ पर P1 अपान P2 कर दिए और I1 अपान I2, यानी पूरे का स्क्वायर
ठीक, अगर पूरे का स्क्वायर अगर आपको डाउट कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I1 का स्क्वायर अपान I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप हम लोग क्या प्रोसीड करने वाले हैं। P1 अपान P2 बराबर I1 अपान I2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका वैल्यू मान लेते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए कि P1 अपान P2, अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो P1 अपान P2 बराबर, सपोज करते हैं कि करंट हमारा यहाँ से, अब हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा का मान 8% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए करंट हमारा क्या है, पहले P1 जब था तो करंट हमारा क्या था 100, ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 100 एम्पियर था। अब उसके बाद P2 पावर 2 के लिए यानी कि 8% इंक्रीमेंट कर देते हैं। जब करंट का मान 8% इंक्रीमेंट कर देते हैं यानी I1 हमारा जो है ओरिजिनल मान हम मान लेते हैं कि 100 एम्पियर था। अब उसके बाद हम लोग 8% इंक्रीमेंट करते हैं तो जो हमको I2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 108। ये क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए कैसे किए हैं, P1 अपान P2 इक्वल्स टू I1 अपान I2 लिख सकते हैं। इस फार्मूला से हम लोग कन्वर्ट किए हैं क्योंकि हमारा पावर P1 निकला हुआ था, P2 निकला हुआ था, तो यहाँ से हम लोग P1 अपान P2 कर दिए और I1 अपान I2, ये फार्मूला हमारा डिज़ाइन हो गया। ठीक, अब यहाँ से I1 का मान 100 एम्पियर हम लोग एज्यूम कर लिए कि I1 हमारा करंट 100 एम्पियर है। ठीक, उसके बाद हम लोग 8% इंक्रीमेंट करते हैं, 8% इंक्रीमेंट करेंगे तो I2 मिल गया हमको 108 एम्पियर। अब यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे और 108 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके देखिए क्या आएगा। जब हम लोग 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000। कितना मिलेगा, 10,000 अपान 108 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 11,664। 11,664 ये हो गया। यानी P1 अपान P2 बराबर कितना मिल गया, 1,000 अपान 11,664। उसके बाद अब इसके बाद अगला स्टेप देखिएगा क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। करंट में परसेंटेज की ही बात किया है, इस वजह से हम लोग करंट यानी कि परसेंटेज चेंज, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है पावर में, यही तो पूछा है। तो अब ये पावर तो हमको मिल गया, ठीक। P1 अपान P2 बराबर क्या मिल गया, 10,000 अपान 11,664, ये पावर हमको मिल गया। अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ से हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, परसेंटेज चेंज में क्या होगा कि एक फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज का फार्मूला होता है कि चेंज अपान इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो चेंज हुआ है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है करंट में, 8% का। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, चेंज इन करंट अपान इनिशियल करंट। इनिशियल करंट का मतलब कि जो प्रारंभिक वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू था जिससे हम लोग चेंज किए हैं, यानी कि ओरिजिनल हमारा क्या मान था, 100 था, तो इसको स्क्वायर किए तो हम लोग स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 10,000। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया, वही हमारा ओरिजिनल वैल्यू को ही इनिशियल वैल्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या, इनिशियल वैल्यू। और परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। ये छोटा सा फार्मूला है, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब क्या करेंगे, कितने परसेंट का यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ करंट में, चेंज इन करंट 8% का। तो ये चेंज इन करंट। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, चेंज इन करंट में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 8% का। तो वो 8% का चेंजमेंट जो है, एक 10,000 से 11,664 आने में 8% की वृद्धि हुई है। तो वो 8% वाली वैल्यू को उठा कर रखेंगे, ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो इसका 8% कितना चेंज हुआ है, 10,000 में कितना ज़्यादा है, 10,000 में ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 11,664, यानी कि
1664, 1664 ज़्यादा है, 10,000 प्लस 1664, तो अभी तो हमारा 11,664 आया है। तो कितने का चेंज हुआ है? 1664, 1664 का चेंज हुआ है। और हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 10,000 है, गुणे 100 कर देंगे। इतना समझ में आया? 1664 भाई हमारा देखिए यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम लोग समझा रहे हैं हमको, आप लोगों को 10,000 है। ठीक, 10,000 में कितना जोड़ दें कि ये 11,664 हो जाए? वही तो 11,664, यानी कि हम इसमें प्लस कर दें कितना? 1,664, तो कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा? ये हमारा 11,664 मिलेगा। तो कितने का वृद्धि हुआ है? 1,664 का वृद्धि हुआ है। तो वही कितने का चेंज हुआ है? 1,664 का चेंज हुआ है करंट में। तो वही चेंज इन करंट 1,664, तो वो 1,664 हम लोग यहाँ लिख दिए। अब समझ में आया होगा। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। 1,664। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा ये। ठीक, तो कितना बचेगा? इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा। ये 100 से जब डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 16.64%। ये परसेंटेज निकल गया। अब देखिए कि पहले हमारा पावर कितना था, करंट कितना था? 100 को हम लोग चेंज किए। ये वाले पॉइंट से हम लोग समझते हैं। पहले हमारा करंट कितना था? 10,000। जब हम लोग 8% की वृद्धि किए तो पावर में कितने परसेंट का चेंज आया? 8% की जब हम लोग वृद्धि किए तो पावर में हमारा कितना चेंज आया? ये पावर में हमारा कितना चेंज आया? 16.64% का P2 पावर 2, यानी P1 पहले हमारा पावर 1 कितना था? 10,000 था। जब हम लोग 8% का वृद्धि किए तो 8% वृद्धि किए तो करंट का मान कितना हो गया बढ़ करके? 11,664। तो जब हम लोग इसका हम लोग परसेंटेज निकालें, क्या कहा था? पावर कितना होगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा? यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहीं पर परसेंटेज में सब कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितने परसेंट का वृद्धि होगा पावर में, वही पूछा था। तो P2 हमको कितना मिला था? ओरिजिनल तो हमारा 10,000 था। जब 8% का चेंज किए तो 10,000 से बढ़ करके हमारा क्या हो गया? 11,664। अब इसी को हम लोग परसेंटेज निकाल दिए कि 10,000 का 11,664 को हम लोग परसेंटेज में जब चेंज किए तो कितना आ गया? चेंज इन करंट 1,664 का चेंज हुआ अपान हमारा जो इनिशियल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू था उससे हम लोग डिवाइड कर दिए। परसेंटेज निकालना था, इनटू 100 कर दिए, मल्टीप्लाई करा दिए। अब यहाँ से हम लोग काट पीट करके जब कैलकुलेट किए, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, तो क्या मिला हमको? 16.64%। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन हमारा 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.64%। तो ऑप्शन अगर हमारा करेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा आसपास की वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 16 के आसपास की वैल्यू को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी 16 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसी को हम लोग लेंगे, ना कि हम लोग 14 को लेंगे, ना ही 4 को लेंगे, ना ही 8% को लेंगे। ठीक, तो जो हमारी नियर अबाउट वैल्यू होगी उसको हम लोग चूज करते हैं। अगर ऑप्शन में कभी ऐसा आपको मिले कि ऑप्शन हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है कैलकुलेट करने पे, तो ऑप्शन हम लोग देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ रहा है और किसके आसपास की वैल्यू है ये। तो 16 के आसपास की वैल्यू है तो हम लोग 16 टिक कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो को तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए, काफ़ी चीज़ सीखे हैं। इसलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।